गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू स्पर्धा डिजिटल। आज से ये क्लास हम फिजिक्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम मेनली 11th क्लास के बेसिक्स पे फोकस करेंगे और इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो आपके पास अवेलेबल है वो NCERT ही है। ऑल्दो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, वो बहुत बेसिक है वैसे तो, लेकिन इसमें बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसको हम इग्नोर करते रहते हैं, जो कि फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। तो उनको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि फिजिक्स जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। तो एक्सपेरिमेंटल साइंस एक पर्टिकुलर तरीके से डेवलप होता है। आपने शायद साइंटिफिक मेथड करके कुछ सुना हो। तो साइंटिफिक मेथड जो होता है उसमें बेसिकली हम पहले कुछ चीज ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद हमारे दिमाग में उसके बारे में क्यूरियोसिटी आना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उससे रिलेटेड और चीजें हम जानना चाहते हैं, तो हम एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं तो उसमें डिफरेंट पैरामीटर्स, डिफरेंट फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन, एक दूसरे पे इफेक्ट, ये चीज आप देखते हैं। और फिर आप एक थ्योरी या एक हाइपोथेसिस प्रपोज करते हैं और उसके बेसिस पे वो ऑब्जर्वेशंस को या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। और जब आप वो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को एक्सप्लेन कर पाते हैं उस थ्योरी के हेल्प से, तो आप बोलते हैं कि ये थ्योरी जो है ये लॉ जो है ये एक्सपेरिमेंट्स को या ऑब्जर्वेशंस को गवर्न कर रहा है। अच्छा, वो लॉज कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी करता है। तो अगर इन फ्यूचर वो प्रेडिक्शंस ट्रू होते हैं तो हम बोलते हैं कि ये लॉ परफेक्ट है, सही है। बट अगर इन फ्यूचर कोई ऐसा ऑब्जर्वेशन हमको मिलता है जो कॉन्ट्राडिक्ट करता हो हमारी थ्योरी को, तो फिर हमको वो थ्योरी चेंज करने की भी जरूरत होती है। फिजिक्स में इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बाद में एक अच्छी खासी थ्योरी को चेंज किया गया हो। तो इस तरह से जो हमारा ये पूरा सब्जेक्ट है ना, ये डायनेमिक है, ये स्टैटिक नहीं है, रुका हुआ नहीं है, इसमें चेंज होता रहता है। तो ये जो पहला चैप्टर है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, वो बेसिकली वही सारे ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस को कैसे हम प्रेजेंट करेंगे उससे ज्यादा रिलेटेड है। तो होपफुली आप बेसिक चीजें जो यहाँ पे सीखेंगे वो आपको पूरे फिजिक्स में हेल्प करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बताऊंगा, उसके बाद डायमेंशंस के बारे में बताऊंगा। आज की क्लास में हम स्पेशली डायमेंशंस के ऊपर फोकस करने वाले हैं। डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस के यूजेस क्या हैं, इस पे फोकस करेंगे। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, डायमेंशंस उनमें एक हॉट टॉपिक है। यानी एक या दो क्वेश्चन भी होता है। इवन मैं आपको बोल रहा हूं IIT एडवांस के अंदर भी 1 या 2 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर के मिलेंगे। तो जितना ये बेसिक हमको दिखता है चैप्टर, हमको उस पे उतना ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एग्जाम्स में कहीं आप इनको बहुत बेसिक समझ करके इग्नोर करें और आपको धोखा ना हो जाए, तो इसका ध्यान रखना है। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, देखो फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। क्वांटिटीज का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, क्वांटिफिकेशन या नंबर्स में एक्सप्रेस जिसको करेंगे वो क्वांटिटी है, और फिजिक्स में जो क्वांटिटी यूज होगा वो फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज बहुत लोअर क्लासेस से बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। कुछ क्वांटिटीज बेसिक हैं, कुछ क्वांटिटीज थोड़े एडवांस्ड हैं, जैसे आपने लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, बहुत सारी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा है। तो इनमें से कुछ क्वांटिटीज को हम बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज, और कुछ को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है,
फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज एंड अदर्स आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, अब इनमें फर्क क्या है? देखो, कुछ ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके बिना हम दूसरी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूं लेंथ, मास और टाइम, ये सबसे बेसिक क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में। ठीक है, आप इनके बिना शायद ही किसी और चीज को एक्सप्रेस कर पाए। जैसे अगर आपको वेलोसिटी एक्सप्रेस करना है तो आप बोलेंगे इट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक तरह का लेंथ है और टाइम इज टाइम, तो इसका मतलब वेलोसिटी को मैं लेंथ और टाइम के हेल्प से ही एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो वेलोसिटी को हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, क्योंकि हमने इसको बेस क्वांटिटी से डिराइव किया है या बेस क्वांटिटीज के बेसिस पे इसको डिफाइन किया। ठीक है, ऐसे जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उन सब के अंदर बेस क्वांटिटीज कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब बेस क्वांटिटीज किसको रखोगे? जाहिर है जो सबसे ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगे, जिनके डेफिनेशन के लिए आपको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होगी, उनको आप बेस क्वांटिटीज बोलेंगे या फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे मास अगर मुझे डिफाइन करना है तो मुझे लेंथ, टाइम, करंट इन सब की जरूरत नहीं है। मुझे मास सिर्फ इस तरह से डिफाइन करना है कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना है। ठीक है, हालांकि यह हो सकता है कि मास के मेजरमेंट के लिए मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करूं जहां पे कुछ और चीजें मुझे मेजर करने की जरूरत हो। ठीक है, लेकिन जब आप मास को डिफाइन करते हैं तो आपको किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट बेसिक क्वांटिटीज या फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए भी आपको दूसरे क्वांटिटीज को मेजर करने की जरूरत नहीं होती। अगर मुझे मान लो लेंथ ऑफ ए स्टिक या ए रॉड मेजर करना है तो मुझे और किसी चीज को मेजर करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक शीट है रेक्टेंगुलर और मुझे उसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? उसका लेंथ मेजर करोगे, उसका विड्थ मेजर करोगे और फिर लेंथ इंटू विड्थ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एरिया मिलेगा। तो मतलब एरिया के मेजरमेंट के लिए आपको लेंथ, विड्थ मेजर करने की जरूरत है। नाउ लेंथ एंड विड्थ दे आर द बेसिक क्वांटिटी लेंथ। ठीक है, तो जब एरिया को डिफाइन करना होगा तो आपको दो लेंथ मेजर करने की जरूरत होगी। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा वेलोसिटी अगर डिफाइन करना है तो आपको लेंथ और टाइम मेजर करने की जरूरत है। ठीक है, तो बेसिक क्वांटिटीज वो हैं जिनको डिफाइन या मेजर करने के लिए किसी और क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती, और डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो बेसिक क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटीज का पूरा लिस्ट बनाना पॉसिबल नहीं है। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमने कहा मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और एक और क्वांटिटी है जिसको हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, या आपने मोल सुना होगा। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो ये 7 क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल बोलते हैं। अब इसमें ना एक बहुत क्यूरियस केस है करंट का। आपने हमेशा करंट को डिफाइन किया होगा चार्ज पर यूनिट टाइम। तो ऐसे लगता है कि चार्ज ज्यादा फंडामेंटल है और चार्ज अपॉन टाइम, ये तो करंट जो है वो चार्ज और टाइम ये दो क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक चीज बता दें आपको कि चार्ज का मेजरमेंट बहुत मुश्किल है। तो हमने चार्ज को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं लिया, हमने करंट को फंडामेंटल ले लिया, और अब हम चार्ज को डेराइव्ड क्वांटिटी के जैसा ट्रीट करते हैं, और चार्ज को हम लिखते हैं Q इज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाइड बाई टाइम। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपको फील कि
ये वाला क्वांटिटी ज्यादा फंडामेंटल नहीं दिख रहा हमें, लेकिन रीजंस हैं उनको फंडामेंटल ट्रीट करने के पीछे। ठीक है, डिराइव क्वांटिटी के अंदर तमाम वो सारे क्वांटिटीज हम ले सकते हैं जो ये 7 क्वांटिटीज के अलावा हैं। ठीक है, तो उनका पूरा लिस्ट मैं आपको नहीं बता रहा। अब मैं क्विकली मूव कर जाता हूं डायमेंशंस के ऊपर। ठीक है, डायमेंशंस के ऊपर देखो, एक्चुअली जितने भी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके अंदर फंडामेंटल क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ पावर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको कहा एरिया, सो आई सेड एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी लेंथ है। अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करूं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर को अक्सर K से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को I या A से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडला लिखते हैं, CD से डिनोट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लेंथ 2 बार यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है। तो एरिया अगर कोई मुझे कहे कि इसमें लेंथ का क्या पावर है, तो लेंथ का पावर 2 है। तो ये लेंथ स्क्वायर को हम बोलते हैं, ये एरिया का डायमेंशन है। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ए क्वांटिटी आर एक्सप्रेस्ड एज पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, जो उसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनका पावर क्या है। ठीक है, और इसको ऐसे लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। सो व्हेन यू सी दीज ब्रैकेट्स, तो आपको समझ जाना है कि डायमेंशंस की बात हो रही है। तो डायमेंशंस ऑफ ए इज एल स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया के अलावा जितने भी हम और क्वांटिटीज सोच सकते हैं, जैसे वॉल्यूम है। चलो वॉल्यूम का डायमेंशन बताओ, आपको बताना है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ठीक है, फोर्स, वर्क। इनके डायमेंशन जरा बताओ आप मुझे। आपको डेफिनेशन पता है इनका, फॉर्मूला भी पता है। फॉर्मूला पता होना जरूरी है, उसके बिना डायमेंशंस नहीं बता पाओगे। ठीक है, तो आपको करना यह है कि जो क्वांटिटीज आप डे टू डे देखते हैं उनके बेसिक डेफिनेशंस को जानने समझने की कोशिश करो, और कोशिश करो कि उनके लिए फॉर्मूला भी आपको याद हो। ठीक है, धीरे धीरे ये सारा चीज हम लोग पूरे फिजिक्स में सीखेंगे, बट फर्स्ट चैप्टर में भी कुछ बेसिक क्वांटिटीज के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, जैसे मोमेंटम है ना, फ्रीक्वेंसी। चलो काफी है। वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, या कोई भी फॉर्मूला देखो, जैसे स्फीयर का वॉल्यूम है तो उसका फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अगर मैं स्फीयर का वॉल्यूम यूज करूं 4/3 पाई आर क्यूब, तो देखो ये जो है ये नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, इसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी यहां पे इन्वॉल्व है, दिस इज रेडियस। रेडियस, ठीक है, तो रेडियस जो है वो एक तरह का लेंथ है, तो ये भी लेंथ क्यूब हो गया। तो कोई भी तुम फॉर्मूला उठाओगे ना वॉल्यूम का, उसमें तुमको लेंथ क्यूब मिलेगा। ठीक है, वॉल्यूम का इज एल क्यूब। एल क्यूब। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखो इसमें ना हमारा अपना मर्जी नहीं चलेगा कि हम इसको कैसे भी लिख दें। मतलब मैं इसको L/T नहीं लिख सकता, हमको इसको पावर के फॉर्म में ही लिखना है। तो वेलोसिटी विल बी LT-1। L/T को LT-1 लिख दोगे। ठीक है, एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, तो एक्सेलरेशन इसमें हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो L/T ये पहले से है, इसको T से और डिवाइड कर दो, इसको T से और डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट LT-2। सो एक्सेलरेशन इज LT-2। अच्छा एक चीज आपको बता दूं, इसमें आपकी मर्जी है, आप इसमें m का पावर भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m0 LT-2। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन।
तो m मास के लिए ले लो और एक्सेलेरेशन का तुम यहां से लिख लो lt-2, सो दिस विल बी mlt-2। अच्छा, इसमें नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसे हम करते हैं ना अलजेब्रा में, वैसे ही चलता है। ठीक है, जैसे आप नॉर्मल अलजेब्रा में पावर्स वगैरह जिस क्वांटिटी का होता है उसका मल्टीप्लीकेशन करते हो, वैसा ही चलेगा। ठीक है, वर्क इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ, तो इसमें एक और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट ml² t-2। ओके, and momentum is mass into velocity, so this will be mlt-1, mlt-1। ठीक है, frequency is 1 time period। ठीक है, frequency is t⁻⁻1, that is correct। ठीक है, तो इस तरह से आप जितना पॉसिबल हो फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशंस लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, डायमेंशंस हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखो, पूरा फिजिक्स तो हम अगले 2 साल में करने वाले हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीजें पूरे फिजिक्स की जानकारी के बिना भी हम यहां पे बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी ने मुझसे पूछा कि फोर्स का एक फॉर्मूला है, मुझे याद नहीं आ रहा है कि mv² है या mv³ है। ठीक है, अगर किसी ने मुझसे यह पूछा अभी, जबकि मुझे सेंट्रीपिटल फोर्सेस के बारे में कुछ नहीं पता, मुझसे अगर किसी ने कहा इसमें से चॉइस करो कि कौन सा इसमें से एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, तुम बता सकते हो मुझे कौन सा फॉर्मूला है इसमें, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला? अगर मैं कहूं कि फोर्स का फॉर्मूला कुछ है, मैं भूल गया हूं, mv² है या mv³ है, कैसे पता करें? तो अगर मुझे डायमेंशंस की जानकारी है तो मैं ये कहूंगा कि देखो, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है और राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है, एटलीस्ट वो मैच करना चाहिए। मैच करने के लिए डायमेंशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे जो है ना, मुझे सिर्फ चेक करना है। ठीक है, मुझे डिराइव नहीं करना, f डिराइव नहीं करना है, मुझे सिर्फ चेक करना है कि दोनों में से कौन सा सही है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, mlt-2, ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन उठाया और मैं राइट हैंड साइड के भी डायमेंशंस देखूंगा। तो अगर इसके डायमेंशंस देखूं तो दिस इज lt-1 का स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी lt-1 है, और डिवाइडेड बाय रेडियस इज लेंथ। तो इसको सॉल्व करो, और अगर इसको सॉल्व करो lt-1³ अपॉन l, तो ये mlt-2 नहीं आ रहा, ये आ रहा है, दिस इज mlt-2। तो बिल्कुल ठीक है, पहला वाला फॉर्मूला सही है, बिल्कुल। एटलीस्ट वी कैन गेस इफ वी नो डायमेंशंस, वी कैन गेस ए लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये हमारे पास एक बहुत पावरफुल टूल होता है फॉर गेसिंग द आंसर्स। ठीक है, मैं आपको गेसिंग प्रमोट करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन अगर एक कोई क्वेश्चन है, उसके अंदर ऑप्शंस हैं और मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, आई विल डेफिनेटली गो फॉर डायमेंशंस। ठीक है, मैं चेक करूंगा कि मुझसे जो निकालने को कहा गया है उसमें जो डायमेंशन आना है वो इनमें से कौन से ऑप्शंस का है। ठीक है, तो पहला इसमें जो हम इसका यूजेस है, यूजेस ऑफ डायमेंशंस। सो फर्स्ट इज to check correctness of an equation। ठीक है, जैसे यहां पे तो बड़ा इजी था ये। ठीक है, कभी कभी हमको बड़े एक्सप्रेशंस दिए हुए हो सकते हैं। ठीक है, जहां पे मुझे कुछ और टूल्स यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो जो टूल्स हैं, मैं वो टूल्स आपको थोड़े से बता देता हूं, क्योंकि वो आपको ये करने में हेल्प करेगा। ठीक है,
tools. First is homogeneity. ठीक है, जैसे देखो अगर मान लो कोई एक इक्वेशन दिया हुआ है तुम्हें, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, मुझे ये दिया हुआ है और मुझसे कहा गया कि इसको चेक करना है सही है गलत है। तो एक इक्वेशन के अंदर जितने भी टर्म्स हैं दे ऑल शुड हैव सेम डायमेंशंस, क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड में डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ आना है, तो राइट हैंड साइड का हर टर्म लेंथ होना चाहिए। अगर ये लेंथ नहीं होगा तो फंडामेंटल मिस्टेक हम कर रहे होंगे कि लेंथ में कोई और चीज हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लो ये लेंथ है और ये मास का इसका डायमेंशंस आ गया, तो ये पॉसिबल नहीं है। यू कैन नॉट ऐड लेंथ टू मास, तो यू हैव टू चेक ऑल द टर्म्स ऑफ द इक्वेशन एंड इफ दे ऑल हैव सेम डायमेंशंस, तो आप बोल सकते हैं कि ये सेम इसमें हमारा डायमेंशंस है, तो इक्वेशन सही हो सकता है। ठीक है, अब मैं ये हो सकता है क्यों बोल रहा हूं, देखो ये जो हाफ है, दिस हाफ इज ए कांस्टेंट, इसका कोई डायमेंशन नहीं है। अब मुझे नहीं पता, अगर मैं फिजिक्स नहीं जानता हूं तो मुझे नहीं पता कि यहां पे हाफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूं, ये चेक कर सकता हूं कि ये जो टर्म्स हैं इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए या नहीं, सेम होने चाहिए। बट हाफ की जगह पे अगर 2 भी होता तो भी डायमेंशंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से एक मेजर चीज हमको और पता चलता है कि डायमेंशनल मेथड का अपना एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन ये है कि हम कांस्टेंट्स के बारे में नहीं बता सकते इक्वेशन के, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हम ये चेक कर सकते हैं कि हर टर्म का डायमेंशन सेम है या नहीं। तो होमोजेनिटी मींस एवरी टर्म of an equation should have same dimensions. ठीक है, every term must have same dimensions. ठीक है, so this is what we mean by homogeneity. ठीक है, अब homogeneity के help से हम और भी चीज कुछ कर सकते हैं, आगे मैं आपको बताऊंगा। ये पहला टूल हमारा जो है होमोजेनिटी। दूसरा टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, और वो है डायमेंशनलेस क्वांटिटीज का। ठीक है, देखो एनसीईआरटी बुक में अगर तुम देखोगे तो ये आपको टूल्स अलग से नहीं बताए हुए हैं, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछे हुए हैं। ठीक है, आप एक बार उसको सॉल्व जरूर करना एंड यू विल गेट टू नो कि काफी क्वालिटी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो जैसे डायमेंशनलेस क्वांटिटीज है, इसमें क्या क्या चीज डायमेंशनलेस होता है ये हमको जानना चाहिए। जैसे एंगल्स, ऑल एंगल्स आर डायमेंशनलेस। सिद्धांत इज आस्किंग इज फंक्शन ऑफ ए क्वांटिटी ऑफ इज द सेम डायमेंशंस एज द क्वांटिटी। नो, नॉट एट ऑल। इफ यू हैव ए फंक्शन ऑफ ए क्वांटिटी, तो इसका मतलब उसमें और भी कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस इन्वॉल्व होगा। ठीक है, तो जैसे लेंथ स्क्वायर कर दिया, लेंथ स्क्वायर इज ए फंक्शन ऑफ लेंथ, तो उसका डायमेंशन लेंथ के जैसा नहीं होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो चलो, तो मैं बोल रहा हूं ऑल एंगल्स आर डायमेंशनलेस। ठीक है, अगर साइन, कॉस, टैन इनके अंदर कुछ लिखा हुआ है, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, तो वो एंगल ही होगा, और वो एंगल को डायमेंशनलेस होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर किसी ने कहा कि y इक्वल टू a साइन kx, ठीक है, अब मुझसे किसी ने अगर पूछा इसमें कि k का डायमेंशन क्या है, एंड इट्स गिवन दैट x इज ए कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का डायमेंशन लेंथ का होता है, तो तुम मुझे बताओ जरा सा k का डायमेंशन क्या बनेगा। मेरे पास ये टूल है कि साइन के अंदर जो भी है वो एंगल है, और जो एंगल है वो डायमेंशनलेस है। तो kx जो यहां पे साइन के अंदर लिखा हुआ है वो डायमेंशनलेस है। kx का डायमेंशन है m0, l0, t0।
ठीक है, डायमेंशन लेस का मतलब है इसके अंदर कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो kx एक्चुअली इन्वॉल्व नहीं है ये बोलना गलत होगा, मतलब उनके पावर्स जीरो हैं। ठीक है, जैसे एंगल को हम डिफाइन कैसे करते हैं ये जरा एक बार मैं तुमको बता दूं, क्योंकि आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। एक लाइन को अगर मैं टर्न करूं, ठीक है, तो वो लाइन जो है उसका लेंथ रेडियस बन जाएगा। मैंने इसको टर्न किया ऐसे, और ये जो लेंथ है ये आर्क बन गया। दिस वी राइट एज एस एंड दिस इज थीटा, दिस इंक्लिनेशन इज थीटा। तो थीटा को हम डिफाइन करते हैं एज एस अपॉन आर। एस लेंथ है क्योंकि आर्क लेंथ है, और आर रेडियस, ये भी लेंथ है। तो अगर मैं इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में लिखूं तो ये एल पावर जीरो आ जाएगा। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, लेकिन इनका पावर फाइनली जीरो आ जाता है, तभी हम उनको डायमेंशनलेस बोलते हैं। तो यहां पे अब देखो, kx अगर डायमेंशनलेस है तो मुझे फटाफट बता दो, तो k का डायमेंशन क्या होगा? लेंथ पावर -1। बिल्कुल ठीक है ये, क्योंकि k का डायमेंशन m0 l0 t0 दिस डिवाइडेड बाई x का डायमेंशन। ठीक है, जैसे नॉर्मल तुम अलजेब्रा में जैसे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या रीअरेंजमेंट करते हो, वो सारा चीज यहां भी वैलिड है। तो m0 l0 t0 डिवाइडेड बाई l करोगे तो ये आ जाएगा l पावर -1। तो बिल्कुल ठीक है, तो k का डायमेंशन यहां पे l पावर -1 हो गया। ठीक है, तो पहली चीज, ऑल एंगल्स आर डायमेंशनलेस। साइन कॉस के अंदर जो लिखा है वो डायमेंशनलेस है। दूसरी चीज, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। ठीक है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर डायमेंशनलेस। जैसे साइन थीटा आपने पढ़ा है, साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज लेंथ अपॉन लेंथ। तो एल पावर जीरो हो गया। ठीक है, तो ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन कॉस टैन ये सब डायमेंशनलेस है। तो किसी इक्वेशन में अगर ये आ रहा है तो उसके डायमेंशंस को हमको m0 l0 t0 लेना है। ठीक है, अब जैसे इसी इक्वेशन को अगर मैं लूं और आपसे पूछूं कि a का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशंस ऑफ a क्या है? ठीक है, x एंड y आर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, कोऑर्डिनेट्स जो है ना ये बेसिकली लेंथ होता है, याद रखना, कोऑर्डिनेट्स लेंथ होता है। a का डायमेंशन बता दो। ठीक है, हाउ डिड यू कम टू दिस कंक्लूजन कि ये l होना चाहिए? अच्छा, सारे बच्चे l, दैट इज गुड, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये साइन kx जो है ये m0 l0 t0 है, तो इसका मतलब ये तो कोई डायमेंशन में चेंज प्रोड्यूस करेगा नहीं। तो इसका मतलब y और a का डायमेंशन फिर इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज ये इक्वेशन ही गलत हो जाएगा। और y लेंथ है तो a भी लेंथ हो जाएगा। तो डायमेंशंस ऑफ a इज l। ठीक है, ये आंसर है। तो ये कुछ चीजें हैं जो डायमेंशनलेस है। एक और चीज इसमें मैं आपको बता दूं जो अभी आपको जरूरत होगा, ऑल पावर्स आर डायमेंशनलेस। ऑल पावर्स, पावर्स में कभी डायमेंशन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं कि 4 पावर 2 इज 16 एंड 4 पावर 2 kg, ठीक है, अगर मैं कहूं 4 पावर 2 kg, तुम कहोगे ये कौन सी क्वांटिटी है? इसका तो कोई मीनिंग ही नहीं है। 4 के ऊपर पावर 2 हो सकता है, 2 kg का क्या मतलब है? तो बिल्कुल सही है, पावर में कभी भी डायमेंशंस नहीं हो सकता, पावर हमेशा नंबर होगा। ठीक है, तो ये मीनिंगलेस है। तो ऐसे ही इक्वेशन में भी अगर कोई पावर हमको दिया हुआ है y इक्वल टू लेट्स से a e टू द पावर ft, ठीक है, a e टू द पावर ft। अब हमको दिया हुआ है कि y जो है ये तो कोऑर्डिनेट है, t जो है ये टाइम है।
अच्छा, ई जो होता है ना, इसको हम यूलर नंबर बोलते हैं, ये एक स्पेशल नंबर है। दिस इज 2.718, ठीक है, इसका वैल्यू और आगे भी होता है। तो हमको बताना है कि ए का डायमेंशन और एफ का डायमेंशन क्या है। तो पहले मैं एफ के डायमेंशन को अटैक करूंगा, ठीक है, एफ के डायमेंशन को। ऑल पावर्स आर डायमेंशनलेस, फटाफट बता दो तो एफ का डायमेंशन क्या है, पहले एफ का बता दो फिर ए का पूछेंगे आपसे। देखो, जो एफ है, एफ इंटू टी, ये पावर में है तो ऑटोमेटिकली m0 l0 t0 हो जाएगा, ये पावर में है, ठीक है। तो केवल f जो होगा, t को इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, m0 l0 t0 को t से डिवाइड कर दोगे तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा, t पावर -1, 1/t हो जाएगा, तो t पावर -1 बिल्कुल ठीक है। और एनी नंबर पावर ए नंबर इज डायमेंशनलेस, m0 l0 t0 इज डायमेंशनलेस। तो जो y का डायमेंशन होगा वो भी a के डायमेंशन के साथ मैच करना चाहिए, तभी इक्वेशन सही होगा। तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, a का डायमेंशन हो जाएगा वही जो y का डायमेंशन है, विच इज लेंथ। आप यहां से ये टूल्स को यूज करेंगे, ठीक है। और मैं वापस आता हूं कि इसके यूजेस क्या हैं। ये टूल्स याद रखना है, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज और होमोजेनिटी, ठीक है, ये दो टूल्स को याद रखना है। तो पहला जो है, आप इससे करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, किसी इक्वेशन का करेक्टनेस चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन सही है या नहीं, उसके लिए LHS और RHS को इक्वल होना चाहिए। अगर बहुत सारे टर्म्स हैं उस इक्वेशन के अंदर तो हर टर्म का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। लिमिटेशन मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट्स को डायमेंशनल एनालिसिस से हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। किसी जगह पे हाफ होगा या 2 होगा या 5 होगा या पाई होगा, ये हम नहीं बता पाएंगे, तो ये लिमिटेशन है, ठीक है। तो पहला यूज सबने समझ लिया, टू चेक करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, ठीक है। अभी एक चीज और इसमें मुझे बताना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मैच कर जाए तो वो इक्वेशन फिजिकली सही ही हो, क्योंकि फिजिकली तभी कोई इक्वेशन सही हो सकता है जब उसके सारे कांस्टेंट्स सही लिखे हुए हो, ठीक है। जैसे अगर मैं s = ut + at² लिख दूं तो दिस इज डायमेंशनली करेक्ट बिकॉज s इज लेंथ, u into t, this is lt - 1 into t, so this is also length. at², a is lt - 2, t² is t², this is also length. पर हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि s = ut + ½ at² होता है, तो एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन फिजिकली करेक्ट होगा इसकी गारंटी नहीं है। तो हम सिर्फ अभी ये बोल सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। फिजिकली करेक्ट के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इफ कांस्टेंट्स आर करेक्ट तो इसका मतलब वो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन होगा, ठीक है। तो पहला यूज डायमेंशंस का ये है, मेरे ख्याल से आप सबने समझ लिया। तो हम आगे चलेंगे दूसरे यूज के ऊपर। देखो, इसमें दूसरा यूज है टू फाइंड dimensions of unknown quantities, ठीक है। एक इक्वेशन अगर हमको दिया हुआ है और हम उसके सारे टर्म्स को समझ रहे हैं, बट कुछ एक क्वांटिटीज हमसे मिस हो रहा है कि पता नहीं ये क्वांटिटी क्या है, तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को यूज करके उसके डायमेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे एक सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है P + a/v² into v - b = RT, ठीक है। इसको बोलते हैं वान डर वाल्स इक्वेशन। आगे पढ़ोगे, जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, खास करके केमिस्ट्री में ये ज्यादा यूज होता है। तो अभी अगर मुझे ये नहीं पता है कि A और B क्या क्वांटिटीज होंगे, ठीक है,
गेस करना है मुझे। इसमें दिया हुआ है कि P इज प्रेशर, और प्रेशर आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। और V दिया हुआ है वॉल्यूम, ठीक है। R दिया है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड T इज टेम्परेचर, ठीक है। एंड दिस इज वॉन डेर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ गैस, ठीक है। अब इसमें क्या है 1 मोल ऑफ गैस और वॉन डेर वाल इक्वेशन और रियल गैस और आइडियल गैस, वी डोंट नो, वी आर नॉट बॉदर्ड, ठीक है। हमको सिर्फ बताना है A और B क्या है, ठीक है। A क्या है यहां पे, B क्या है। देखो P में अगर A प्लस V स्क्वायर ऐड कर रहे हो तुम, तो अभी अभी हमने होमोजेनिटी की बात की थी, तो P का डायमेंशन और A बाई V स्क्वायर का डायमेंशन ये सेम होना चाहिए। अच्छा, P का डायमेंशन क्या होगा, ये है ml_t-2, और इसको L स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हो, एरिया इज L स्क्वायर, सो दिस विल बी ml-1 t-2, ठीक है। इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दो टू इंडिकेट कि ये डायमेंशंस है। तो A का डायमेंशन क्या हो जाएगा, P के डायमेंशन में V स्क्वायर का डायमेंशन मल्टीप्लाई कर देना है। सो दिस इज ml-1 t-2 इंटू L क्यूब का स्क्वायर विच इज L पावर 6। तो ये ठीक है। B का डायमेंशन बहुत इजी है भाई, वॉल्यूम में से B को माइनस कर रहे हो तो B भी वॉल्यूम होना चाहिए, तो B इज V L क्यूब, ठीक है। तो हम अननोन क्वांटिटीज का डायमेंशन निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस आपको ट्राई करना है। स्टार्ट के लिए आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तीसरा इसमें है टू derive new equations, ठीक है, टू derive new equations। अभी देखो बहुत बार हमको यह पता होता है कि एक क्वांटिटी और कई सारी क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही है, और मुझे एक रिलेशन बताना है जिससे मैं किसी अननोन क्वांटिटी को बाकी क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकूं, ठीक है। जैसे एक मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग, ठीक है। जैसे गिटार होता है, जैसे और दूसरे स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, आपको पता है कि वो वाइब्रेट करते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन लेंथ, ठीक है, लेंथ। दूसरा इसमें टेंशन लिखा है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। तो टेंशन पे डिपेंड कर रहा है। और तीसरा हमको दिया हुआ है मास पर यूनिट लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। लेंथ इज L, टेंशन इज T, एंड मास पर यूनिट लेंथ इज रिटन एज म्यू, ठीक है। और हमसे कहा कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताओ इनके टर्म्स में। अब हमें क्या पता है इसमें क्या क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है, बट डायमेंशंस हमको एक तरीका बताता है कि कैसे हम ये क्वांटिटीज को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये हर जगह अप्लाई होगा ऐसा नहीं है, अदरवाइज फिजिक्स हम बाकी पूरा फिजिक्स पढ़ते ही क्यों, हम डायमेंशन से ही सारा चीज कर सकते थे, ठीक है। तो अब मैं यहां से इसको लिखूंगा, फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, टेंशन एंड म्यू, बट मुझे नहीं पता कि कैसे इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो मैं x, y और z ये पावर लिख देता हूं। मुझे नहीं पता इसके आगे क्या कांस्टेंट है, तो मैं एक आगे कांस्टेंट भी लिख देता हूं, ठीक है। मैं बोलता हूं कि ऐसे पावर से हम न्यू को इन सारी क्वांटिटीज के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो अब इसमें क्या होना चाहिए, जो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन होना चाहिए वो राइट हैंड साइड के डायमेंशंस के इक्वल होना चाहिए,
तभी तो ये रिलेशन या इक्वेशन सही होगा। ठीक है, तो अब मैं यहां से देखो क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन, फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि इसका डायमेंशन t⁻⁻1 होता है, बट इसको ऐसे लिखने से काम चलेगा नहीं। ठीक है, मुझे इसमें मास और लेंथ भी लिखना पड़ेगा, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ये है। राइट हैंड साइड में सेम यही चीज होना चाहिए, बट राइट हैंड साइड में तो ये लिखा हुआ है, तो LHS ये है, RHS क्या है, RHS है K कांस्टेंट है, कोई डायमेंशन नहीं, लेंथ l⁻x, T इज फोर्स, तो मैं इसको लिखूंगा mlt-2 पावर y, एंड म्यू इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास पर यूनिट लेंथ इज m/l, इसको ml-1 लिख सकते हैं, सो दिस इज ml-1 पावर z। तो अब ना मास, लेंथ और टाइम के पावर्स को अलग अलग कर लो। मास का पावर यहां पे हो गया y प्लस z, देखना तो एक पावर यहां पे है, एक यहां पे है पावर। लेंथ पे पावर यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो ये आ गया x प्लस वाई माइनस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, और टाइम के ऊपर पावर बस एक जगह है, -2y। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड का डायमेंशन हो गया, इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए अगर ये इक्वेशन सही है तो। ठीक है, तो मास कंपेयर करो दोनों साइड। राइट हैंड साइड में y प्लस जेड है, लेफ्ट हैंड साइड 0 है, ये पहला इक्वेशन हो गया। लेंथ, राइट हैंड साइड में x प्लस वाई माइनस जेड है, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, और टाइम ये -2y है और लेफ्ट हैंड साइड में ये -1 है। तो पहला तो मैं यहीं से क्रैक करना शुरू कर दूं, y इक्वल टू हाफ। ठीक है, जहां से भी आप वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकालना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अब ये वैल्यू अगर मैं फर्स्ट में डाल दूं तो z इक्वल टू आ जाएगा -y विच इज -हाफ। अब ये दोनों आ गया तो x निकल आएगा, यहां से x क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू z माइनस वाई, तो z है -हाफ और y है हाफ, सो दिस इज -1, सो x इज -1। तो देखो तो क्या आ जाएगा, न्यू इज k l पावर -1 t पावर, ठीक है, y था, y इज हाफ, सो t पावर हाफ, एंड म्यू पावर z विच इज -हाफ। तो बिल्कुल ठीक है, ये आ गया k/l अंडर रूट t/म्यू। मुझे वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं पता, मैं कोई फिजिक्स नहीं जानता अभी इसका, बट स्टिल आई कैन फाइंड ए रिलेशन, एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ डायमेंशंस। तो डायमेंशंस हमारे लिए बड़े काम की चीज है। ठीक है, ऐसे हम कोई भी नया रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड मुझे यह पता हो कि ये क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस पे भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इनफैक्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे आपको दे दिया कि ये क्वांटिटी इस पे डिपेंड करता है, तो देन यू फाइंड द पावर्स x y z। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्टिव में इसका अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, हम इतने सारे कैलकुलेशंस नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम आंसर के सारे ऑप्शंस देखते हैं और वो ऑप्शंस को एक एक करके ना हम क्विकली उनके डायमेंशंस निकाल लेते हैं और देखते हैं कि जो हमसे पूछा गया वो किसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे ये शॉर्टकट है। अब अगर आप लकी हैं तो आपको पहला या दूसरा चॉइस में ही मिल जाएगा अपना आंसर, बट अगर अनलकी हो तो फिर चौथे तक जाना पड़ सकता है। ठीक है, बट स्टिल आपको मैं बताऊं, इतना सारा कैलकुलेशन करने से ज्यादा इजी वो पड़ेगा।
ठीक है, हार्डली 10-10 सेकंड लगेगा आपको चेक करने में, तो आप चेक कर सकते हैं, फटाफट चेक कर सकते हैं कि कौन सा एक्चुअली इसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, जैसे एग्जाम में अगर इसके मुझे 4 ऑप्शंस दिए होंगे तो मैं क्विकली उन सबको डायमेंशंस डाल करके चेक कर सकता हूं कि कौन सा एक्चुअली फ्रीक्वेंसी के जैसा है। ठीक है, तो ये आपको एक हेल्प मिल जाता है। सो दिस इज थर्ड यूज। और एक लास्ट इसका यूज है विच इज टू चेंज यूनिट्स। यूनिट्स चेंज करने के लिए डायमेंशंस की क्या जरूरत है? देखो, कई बार जो है हम एक क्वांटिटी को एक यूनिट से किसी दूसरे, एक सिस्टम से किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, छोटी क्वांटिटी है अगर 5 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, तो ये मुझे पता है इसका कन्वर्जन 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 5 इक्वल टू 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। बट हर कन्वर्जन फैक्टर हमको नहीं पता है। ठीक है, ये तो सिंपल क्वांटिटी है, लेंथ है, तो पता है मुझे। मान लो कोई प्रेशर है, कोई वर्क है, उसका यूनिट है, उसको कन्वर्ट करना है, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें? ठीक है, जैसे मान लो 1 न्यूटन है और इसको कन्वर्ट करना है डाइन में। अब मुझे इतना पता है कि ये डाइन जो है ये सीजीएस यूनिट है और न्यूटन जो है वो एसआई यूनिट है, और मुझे ये भी पता है कि ये फोर्स है, क्वांटिटी जो है ये फोर्स है। तो अब मैं कैसे इसको हैंडल करूंगा? देखो, कन्वर्जन करने पे क्वांटिटी में चेंज नहीं आएगा, तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन इज एक्स डाइन। ठीक है, अब ये जो न्यूटन है ना यूनिट, इसको मैं फंडामेंटल यूनिट्स में ब्रेक कर दूंगा। उसके लिए मुझे डायमेंशंस जरूर जानना चाहिए। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल यूनिट्स में इसको कैसे लिखें? फोर्स इज mlt-2। एसआई में मास होता है केजी, लेंथ होता है मीटर और टाइम होता है सेकंड। सो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे हो गया। तो ऐसे डाइन क्या हो जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड पावर -2, क्योंकि ये भी तो फोर्स है। तो मैं इसको लिखूंगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू x ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहां से देखो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू kg बाई ग्राम इंटू मीटर बाई सेंटीमीटर इंटू सेकंड बाई सेकंड पावर -2। ठीक है, अब इसको लिखना बहुत आसान है। केजी बाई ग्राम, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है, 1000, तो दिस इज 1 इंटू 1000। अब ये फंडामेंटल यूनिट्स है ना, इनका कन्वर्जन आपको पता होता है मोस्टली। मीटर अपॉन सेंटीमीटर, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसको इंटू 100 लिख दोगे। और सेकंड अपॉन सेकंड इज 1 पावर -2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके 10 पावर 5 हो जाएगा। तो मुझे न्यूटन से डाइन कन्वर्ट करना है तो 10 पावर 5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसमें डायमेंशंस का यूज कहां पे हुआ था? डायमेंशंस का यूज यहां पे हुआ था जहां पे हमने इसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट किया था। जो न्यूटन था उसको बेस यूनिट्स में कन्वर्ट किया था। ठीक है, जो नए सिस्टम में हमको लिखना है उसमें भी वही डायमेंशंस यूज होगा। तो इसके लिए अब मैं बहुत आसान एक फॉर्मूला आपको देने वाला हूं। देखो एक्चुअली क्या है, कन्वर्जन जब भी होता है क्वांटिटी नहीं चेंज होता, न्यूमेरिकल वैल्यूज और यूनिट्स चेंज हो जाते हैं। जैसे यहां पे 5 मीटर 500 सेंटीमीटर, 5 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, n मीटर इज यूनिट, सो n1 u1, 500 इज न्यूमेरिकल वैल्यू, n2 दिस इज यूनिट u2। तो n1 u1 हमेशा n2 u2 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी को चेंज नहीं होना है।
तो यहां से अगर मुझे n2 निकालना है तो आई विल राइट n1 u1 अपॉन u2। अब u1 क्या है? u1 है m1 पावर a, l1 पावर b, t1 पावर c। ठीक है, a b c डिसाइड होगा इससे कि क्वांटिटी क्या है। ठीक है, फोर्स है तो mlt माइनस 2, mlt माइनस 2, तो a हो गया 1, b हो गया 1, c हो गया -2। ठीक है, c इज -2। तो abc क्वांटिटी के डायमेंशन से डिसाइड होगा, यहीं पे डायमेंशन का रोल है। ऐसे ही सेकंड यूनिट में क्या लिखा जाएगा? m2 पावर a, l2 पावर b, t2 पावर c। तो बस फॉर्मूला हमारा आ गया, n2 इज n1 m1 अपॉन m2 पावर a, l1 अपॉन l2 पावर b, t1 अपॉन t2 पावर c। ठीक है, ये वैल्यूज ए बी सी का क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। आपको कभी कभी स्टैंडर्ड सिस्टम की जगह पे बहुत आर्बिट्ररी सिस्टम दिया हुआ हो सकता है। जैसे मान लो तुमसे कह दिया कि हम तो नया सिस्टम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर जो मास है लेट्स से 10 kg, ये है यूनिट, लेंथ है वो 1 फुट है, टाइम जो है वो 1 आवर है। अब ऐसा कोई सिस्टम स्टैंडर्ड होता नहीं है, बट मुझसे कह दिया तो मेरे लिए m2 l2 t2 यही है। अब मैं फॉर्मूले में यही यूज करूंगा। ठीक है, तो नए सिस्टम में कन्वर्ट करना है तो उसके यूनिट्स हमको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैंने आपको बताया 4 यूजेस डायमेंशंस के, इन पे बेस्ड सबसे पहले जो है तुम एनसीईआरटी बुक उठाना और उसके डायमेंशंस वाले सारे क्वेश्चन कर लेना। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, मैंने आईआईटी और नीट इन सब के भी क्वेश्चंस देखे हैं, बट ये क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दिए हैं पर्टिकुलर इस चैप्टर के, वो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक बार आपको ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो होपफुली तुमने डायमेंशंस का आज सीख लिया कि डायमेंशंस है क्या, उसको यूज कैसे करते हैं। तो अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि एरर्स क्या होता है। हम क्वांटिटीज का मेजरमेंट करते हैं तो उसमें एरर्स कैसे आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।